हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के फिफ्थ एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमें पता करना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब होता है कि सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो हमें बस पता करना है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सोल्यूशन है कि नहीं है, या फिर कहें कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना जरूरी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है और इस y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 1y माइनस 2z इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में x ही नहीं है, तो x नहीं है तो उसको लाने के लिए हम लोग 0 टाइम्स x लिखेंगे, फिर प्लस 2y है, फिर माइनस 1z लिख देंगे इक्वल्स टू -1। ठीक है, देखिए जीरो नहीं, सॉरी x नहीं था तो मैंने 0x लिख दिया, और 2y है प्लस के साथ तो प्लस 2y, और ये माइनस z है मतलब -1z और -1। इसमें आप देख सकते हैं z नहीं है तो 3x माइनस 5y लिखेंगे, 3x माइनस 5y, फिर प्लस 0z कर देंगे और इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आप जानते हैं इसके मदद से आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस, 3 0, फिर होगा 3। ठीक है, फिर होगा -1, फिर होगा 2, फिर होगा -5, फिर होगा -2, फिर होगा -1, फिर होगा 0। ठीक, फिर वेरिएबल वाला यानी x y z, फिर क्या करेंगे 2 2 1 और टू -1 और फिर 3। इसे ए कहते हैं, इस मैट्रिक्स को ए कहते हैं, फिर एक्स होता है, फिर बी होता है ना। ये वाला जो मैट्रिक्स होता है वो ए, ये वाला मैट्रिक्स होता है वो एक्स, और ये वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको बी नाम दिया गया। सारा खेल इस ए के ऊपर होता है। मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर आप इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आए तो तुरंत बोलिएगा क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक, और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया उस केस में फिर एक चीज़ और निकालनी पड़ती है, वो है एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स बी, अगर ये 0 के इक्वल आया तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे है वहीं रुक जाइए। फिर अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल नहीं आया, उस केस में आप बोलेंगे कि इनकन्सिस्टेंट है। क्या है, इनकन्सिस्टेंट है। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये चार्ट याद रखिएगा। सबसे पहला हमारा काम होगा कि ये जो ए है यानी कहें ये वाला मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हमें। तो डिटर्मिनेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट है 3, इसको पकड़ेंगे हम लोग, 3 है, फिर ये 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 2 -1 5, सॉरी -5 और 0। ठीक, फिर सेकंड एलिमेंट को लिखने से पहले आगे माइनस का साइन लगाते हैं। सेकंड एलिमेंट है -1, फिर लिखेंगे -1, फिर ये -1 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो दिख रहा होगा आपको 0 3 0 3 -1 और 0। ठीक है, उसको हाइड कर देंगे, क्लियर है। फिर इस थर्ड एलिमेंट जो है -2, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे जाएगा -2। थर्ड एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, आपको दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा है, 0 2 3 -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो दिख रहा है ना इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो अगर 3 टाइम्स 2 0 0 -5 1 5 होगा, -5 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 1, फिर आएगा ये +3, फिर -2 टाइम्स 3 2 जा -6, तो ये हो जाएगा आपका -15 +3 +12 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं जो डिटर्मिनेंट है, इस ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बवाल हो गया, मतलब ये वाला केस होगा ही नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, यानी अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए और बी भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी दोनों निकालेंगे, लेकिन अगले पेज पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, उसका ट्रांसपोज। ठीक है, इवन रहता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, ऑड रहता है तो माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे किनारे ए लिख लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग C11 निकालेंगे, मतलब इस 3 का कोफैक्टर। ठीक है, C11 C12 C13 निकालेंगे, C21 C22 C23। ठीक है, फिर C31 C32, ठीक है, C32 C33,
पहले इन सब में आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, पहले मैं इक्वल लगा दूँ सबके आगे, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो पहले आगे प्लस लिखिएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, कोफैक्टर्स निकालने के लिए। अब C11 निकालना है, मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा होगा आपको 2 -1 -5 और 0। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। अब C12 निकालेंगे, मतलब सेकंड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 0 3 -1 0। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट यानी C13 का कोफैक्टर निकालेंगे, दैट इज़ -2 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में हाइड कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा है? 0 2 3 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6, ठीक है। फिर इस ज़ीरो का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है? -1 -5 -2 और 0। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -10, ठीक है, +10 आएगा, सॉरी। फिर C22 निकालेंगे, मतलब इस बीच वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में साइड करिए। क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा 3 -2 3 और 0। आंसर सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। अब C23 निकालेंगे, मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर -1 का। -1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 3 -1 3 और -5। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12, ठीक, 12 आएगा, करके देख लीजिएगा। अब हम लोग इस 3 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है इस कॉलम में है, इसको हाइड कर देंगे तो आपको क्या दिख रहा है? -1 2 -2 और -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 दैट इज़ 5। कर लीजिएगा सॉल्व। फिर इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो जिस रो में है जिस कॉलम में हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 3 0 -2 और -1। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। फिर इस ज़ीरो का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 3 3 0 -1 और 2। सॉल्व करेंगे आंसर 6 आ जाएगा। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया है। मैं सीधे यहाँ पे C11 की जगह लिख रहा हूँ -5, C12 की जगह -3, C13 की जगह -6, C21 की जगह 10, फिर 6, फिर 12, फिर C31 की जगह 5, फिर 3, फिर 6, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसका ट्रांसपोज भी करना है। तो एट जॉइंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा -5 10 और 5, ठीक है। फिर हो जाएगा -3 और 6 और 3, फिर हो जाएगा -6 और 12 और 6। ये हो जाएगा आपका एट जॉइंट, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉलम था फर्स्ट रो में बदल गया, सेकंड कॉलम था जो सेकंड रो में बदल गया, थर्ड कॉलम जो था वो थर्ड रो में बदल गया। इसमें इस मैट्रिक्स में आपको बी भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग एट जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी करेंगे सॉल्व। इसी में बी आगे लिख देते हैं, और क्या। बी आपका था 2 -1 और 3, तो इसी में बी मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ 2 -1 और 3, ठीक है। तो आप जानते हैं नियम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा देखते हैं। मिलेगा 5 -5 2 ज़ा -10 -10, फिर 5 3 ज़ा 15, ठीक। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और +9, ठीक। फिर थर्ड वाले रो को थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -12 +18। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5 -3 -4, ठीक है। -4 नहीं होगा, -6 होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर आएगा, जो कि 0 नहीं है। ये जो आया है एट जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया हूँ। एट जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई जो बी आया वो 0 नहीं आया, ठीक है। और अगर एट जॉइंट ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट हो 0 ना आए तो क्या होता है? इनकन्सिस्टेंट होता है, ठीक है। तो यानी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकन्सिस्टेंट है, इनकन्सिस्टेंट, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।